तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का डिस्कशन लिया था और वहाँ पे मैंने दोनों जो ऑर्गेनेल पढ़ाए थे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उसके बारे में कुछ बातें बताई थी जो इम्पोर्टेंट है, अभी सुन लो। कुछ बातें ये बताई थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सेम एज क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको सेमी ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट है उसको भी क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं। क्यों कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस बॉडी? इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों का अपना अपना राइबोसोम और अपना अपना डीएनए होता है, अपना अपना राइबोसोम और अपना अपना डीएनए होता है। अपने डीएनए से ये क्या कर सकते हैं, अपना फंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। भाई डीएनए है तो डीएनए से अपना फंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए ही तो होता है और न्यूक्लियस के डीएनए से पूरे सेल का ऑर्गेनेल, पूरा सेल का एक्टिविटी कंट्रोल होता है। ऐसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है अपने डीएनए से अपना फंक्शन कंट्रोल कर लेते हैं। उनके पास अपना राइबोसोम है, उस अपने राइबोसोम से वो क्या कर सकते हैं, अपना प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब अपना न्यूट्रिशन भी कर सकते हैं। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जिस टाइम पे सेल के अंदर रहते हैं, जिस टाइम पे कहाँ रहते हैं, सेल के अंदर, उस टाइम पे वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो सेल से ना फूड लेते हैं ना सेल से कंट्रोल होते हैं। भाई न्यूक्लियस ना उनको कंट्रोल करता है ना सेल से वो क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। तो आधे केस में यानी कि जब तक सेल के अंदर है तब तक क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन जैसे ही उनको सेल के बाहर रखोगे वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, डेड। तो मतलब कि अगर लिविंग रहना है तो वो सेल के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, वो सेल से बाहर नहीं रह सकते। लेकिन जैसे उनको सेल के अंदर रखोगे वो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए आधे केस में वो डिपेंडेंट है और आधे केस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। इस वजह से उनको हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट, और सेमी का मतलब आधा, आधा वो इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ बातें पिछले क्लास में थी। अभी कल के होमवर्क में एक क्वेश्चन तुम लोग को मिला था, कल के होमवर्क में एक क्वेश्चन मिला था, मुझसे कुछ कई बच्चों ने पूछा, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि उसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें यहाँ मिल जाए। क्वेश्चन ये था कि जो वायरस है, इस वायरस को एक्सेप्शन माना गया है। इस वायरस को क्या माना गया है, एक्सेप्शन। किसका एक्सेप्शन माना गया है, सेल थियरी का। किसका एक्सेप्शन माना गया है, सेल थियरी का। सेल थियरी तो पढ़ा होगा ना, तो सेल थियरी का एक्सेप्शन माना गया। क्यों? भाई हमने सेल थियरी में 2-3 बातें पढ़ी हैं, लेकिन जिनमें से 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? एक, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, सेल। दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से। पहला पॉइंट सेल थियरी का। एंड ऑल द सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल हैं वो सब कहाँ से बने हैं, पुराने सेल से। ओमनिस सेलुला, ई सेलुला पढ़ा था। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट वायरस के लिए लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि वायरस क्या है, उस सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है समझो, फिर हम लोग अगले ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, ये क्वेरी है, क्वेरी को ही हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिलेबस का एक पार्ट ही है। वायरस जो होता है, इस वायरस का कंपोजिशन क्या होता है? वायरस जनरली जेनेटिक मटेरियल, क्या, जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन, प्लस व्हाट, प्रोटीन, इन 2 चीजों से बना होता है। वायरस किससे किससे बना होता है, जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन। और जब तुमने इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल पढ़ा होगा, इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल, कंपोनेंट ऑफ सेल, तो वहां 3 बातें तुम्हें बताई गई होंगी। क्या क्या बताई गई होंगी? एक, सेल मेम्ब्रेन, ये पढ़ाया गया होगा कि किसी भी सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसेंशियल है। दूसरा क्या पढ़ाया गया होगा, साइटोप्लाज्म। दूसरा क्या पढ़ाया गया होगा, साइटोप्लाज्म। और तीसरा क्या पढ़ाया गया होगा, न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो, क्योंकि वायरस में न्यूक्लियस नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल। बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट रहा होगा। अब सुनो ध्यान से, इस वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल है, सही है, लेकिन इस वायरस को एक सेल होने के लिए ना उसके पास सेल मेम्ब्रेन है और ना उसके पास साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ गई? तो क्या वायरस को हम सेल कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वायरस के पास ना सेल मेम्ब्रेन है ना साइटोप्लाज्म। तो इसलिए वायरस क्या है, सेल नहीं है, पहली बात। और जब ये सेल नहीं है तब ये क्या है, नॉन लिविंग। जब सेल नहीं है तो क्या है, नॉन लिविंग। तो वायरस जो है ये एक सेल नहीं है,
फिर ये क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। ये क्या होगा, नॉन लिविंग। बात समझ में आ गई, नॉर्मल केसेस में। अब सुनना ध्यान से, ये जो वायरस था, ये वायरस क्या हुआ कि मान लो ये समझो ये वायरस था, मान लो ये समझो ये वायरस था, ये उसके ऊपर मान लो ये प्रोटीन का लेयर हो गया, ये प्रोटीन का लेयर हो गया, ठीक है। यहां मान लो एक कोई हमारा बॉडी का सेल था, और इस बॉडी के सेल के अंदर ये क्या था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था। बात समझ में आ गई। ये वायरस जब इस सेल को इन्फेक्ट करेगा तो कैसे करेगा, ये वायरस यहाँ पहुंचेगा और यहाँ से जो प्रोटीन होगा वो हट जाएगा किनारे, और इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ से मूव करते करते कहाँ पहुंच जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो चूंकि ये इसको इन्फेक्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, होस्ट सेल। क्या हो जाएगा, होस्ट सेल। जिस सेल को वायरस इन्फेक्ट करता है उस सेल को हम क्या कहते हैं, होस्ट सेल। तो ये वायरस जैसे ही यहाँ होस्ट सेल के अंदर जाएगा, वायरस होस्ट सेल के किसी पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करता है, वो डायरेक्टली कहाँ पहुंचता है, न्यूक्लियस में। और जैसे ही न्यूक्लियस में पहुंचेगा, इसके डीएनए में जाके वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, या इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई। और जैसे इसके जेनेटिक मटेरियल में जुड़ेगा, इसके जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके जेनेटिक मटेरियल की जगह पे अपना जेनेटिक मटेरियल रख देगा। बात समझ में आ गई। अब सोचो, इस स्कूल को जब एक प्रिंसिपल चला रहे हैं, मान लो कौन चला रहा है, प्रिंसिपल, तो ये एक स्कूल है, प्रिंसिपल चला रहा है, ये स्कूल है। इस स्कूल को किसी विलेन को दे दो, किसी माफिया को दे दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्राइम प्लेस बन जाएगा, बन जाएगा। तो सिंपल सा मतलब समझना, जब तक इस सेल को इस सेल का न्यूक्लियस चला रहा था तब तक ये क्या था, नॉर्मल सेल था। लेकिन जैसे ही इसको वायरस का जेनेटिक मटेरियल चलाने लगा, ये क्या बन गया, वायरस बन गया। क्या बन गया, वायरस। तो अब इस केस में वायरस क्या हो गया है, लिविंग हो गया। क्यों, क्योंकि अब इस वायरस के पास साइटोप्लाज्म भी है और इस वायरस के पास सेल मेम्ब्रेन भी है। आई बात समझ, क्लियर है। तो वायरस जो है वो कुछ केसेस में कैसा है, नॉन लिविंग, और कुछ केसेस में कैसा है, लिविंग। तो इस वजह से ड्यू टू डुअल नेचर वायरस इज न लिविंग है, वायरस ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। इस वजह से इसको हम क्या मानते हैं, वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। वायरस क्या है, सेल थियरी का एक्सेप्शन। क्लियर है, बोलो, कहानी समझ में आई पूरा। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तुम्हारे लिए, वायरस पे बेस्ड। अब हमको पढ़ना है यहाँ पे अपना नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है, इसको लिखना है, कुछ मिटा दें। चलो, अभी हमको नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल यहाँ पे पढ़ना है, वो ऑर्गेनेल पढ़ना है राइबोसोम। क्या पढ़ना है, राइबोसोम। सबसे पहले देखेंगे राइबोसोम क्या होता है। अच्छा, न्यूक्लियस पढ़ा है क्या इसमें तुमने, न्यूक्लियस पढ़ रखा है ना। चलो, तो अभी हमको पढ़ना है राइबोसोम। इसमें क्या हुआ, अच्छा, नेक्स्ट ऑर्गेनेल हमारा क्या है, राइबोसोम। Ribosomes are vesicular organelles present in cytoplasm। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। किस शेप का होता है, वेसिकल शेप। और वेसिकल शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप। वेसिकल शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप। तो वायरसेस जो ये नियरली स्फेरिकल या नियरली वेसिकुलर कह सकते हो, जो ये राइबोसोम्स होते हैं, कुछ ऐसे शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। अभी ध्यान से देखो, या वेसिकुलर वर्ड हटा दो, राइबोसोम्स आर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। वेसिकुलर वर्ड हटा दो, क्योंकि उसका जब अलग अलग टाइप का राइबोसोम पढ़ोगे तो अलग अलग शेप भी तुम्हें समझ में वहां पे आएगा, तो इसलिए वेसिकुलर हटा दो। जो राइबोसोम होते हैं, ये राइबोसोम का काम क्या होता है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए। मतलब सेल के अंदर जो प्रोटीन को प्रोड्यूस करने का काम होता है वो कौन करता है, राइबोसोम करता है। ठीक है, राइबोसोम आर जनरली made up of 2 subunit।
2 सब यूनिट्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ राइबोसोम जो होता है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कितने सब यूनिट से मिलकर बना होता है? 2 सब यूनिट से। जैसे समझना है यहाँ पे, मान लो एक राइबोसोम का एक यूनिट कुछ ऐसा था, ठीक है, और दूसरे राइबोसोम का जो सब यूनिट था वो कुछ ऐसा था, उसी राइबोसोम का दूसरा सब यूनिट। तो सब यूनिट 1 सब यूनिट 2, इन दोनों को जब एक दूसरे के साथ आपस में मर्ज करोगे तो कुछ तुमको ऐसा स्ट्रक्चर आगे सामने देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बोलो, ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्लियर है? बोलो। देखो ध्यान से, जो ये राइबोसोम के सब यूनिट्स हैं, इनका साइज और इनका सेडिमेंटेशन क्वोशेंट नापने का एक तरीका होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यस से। और ये जो यस है ये क्या है? सिडबर्ग यूनिट है। ये क्या है? सिडबर्ग यूनिट। ध्यान से समझना। जैसे केजी होता है, केजी होता है ना, उससे हम वेट मापते हैं। ऐसे ये यस होता है जिसमें हम सेडिमेंटेशन या फिर साइज ऑफ सब यूनिट मापते हैं। क्या मापते हैं? साइज ऑफ सब यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन। सुनो ध्यान से, ये जो सब यूनिट था, मान लो ये लार्जर सब यूनिट है, लार्जर, और ये क्या है? स्मॉलर सब यूनिट मान लो। तो जो लार्जर सब यूनिट है, ये सब यूनिट अगर मान लो कितना है? 60 यूनिट, 60 ईयर्स का। कितना है? 60 ईयर्स। और जो स्मॉलर सब यूनिट है ये मान लो कितना है? 40 ईयर्स। कितना है? 40 ईयर्स। आप समझ में आ गया? कितना है? 40 ईयर्स। और ये कितना है? 60 ईयर्स। ये जब दोनों आपस में मर्ज करेंगे तो जो राइबोसोम बनेगा उसका साइज कितना होगा? बोलो। 80 ईयर्स। कितना होगा? 80 ईयर्स। क्लियर है? आप समझ में आ गया? नहीं आई? क्यों, कैसे कम हो गया? क्यों कम हो गया? ये ना बताते हैं। दूसरा केस देखो, अगर ये लार्जर सब यूनिट मान लो तुम्हारा होता 50 ईयर्स का। कितना होता? 50 ईयर्स का। और ये स्मॉलर सब यूनिट होता है कितना? 30 ईयर्स का। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो राइबोसोम बनता है उसका साइज क्या होता? वो होता 70 ईयर्स। कितना होता? 70। कुछ मैथ्स यहाँ पे बदल रहा है ना? तो मैथ कैसे बदल रहा है समझना। ये कैप और ये पेन, साइज बताना। इस पेन का इतना साइज है ना, और इस कैप का इतना साइज। जब इन दोनों को मिलाएं तो साइज हमको कुछ ऐसा इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। लेकिन जब इन दोनों को आपस में फिट किया तो साइज हमको क्या मिला? कम मिला। क्यों? क्योंकि इसका इतना और इसका इतना दोनों क्या हो गए? कॉमन हो गए आपस में फिटिंग के टाइम। तो साइज क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो जब 2 सब यूनिट आपस में मिलते हैं, जब एक दूसरे में फिट होते हैं, तो उस फिटिंग के टाइम पर जो सेडिमेंटेशन होता है उसमें जो साइज होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है? तो इसलिए जो 70 ईयर्स है वो किससे मिलकर बना है? 50 और 30 ईयर्स से। और जो 80 ईयर्स राइबोसोम है वो किससे मिलकर बना है? 60 और 40 ईयर्स से। आप सुनो ध्यान से, ये जो 70 ईयर्स राइबोसोम है ये कहाँ पे होता है? ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। कहाँ पे होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। बात समझ में आ गई? ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। बात समझ में आ गई? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहाँ देखो, ये 80 ईयर्स जो है राइबोसोम, ये कहाँ पे होता है? ये होता है यूकैरियोट में। कहाँ पे होता है? यूकैरियोट में। आई बात समझ में? बोलो, कुछ ना समझ में आया हो तो। अब देखो कैसे स्ट्रक्चर बनता है। ये मान लो कोई सेल, ये सेल का न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस के आसपास तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो भी सारी चीजें थी वो रहेंगी। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं कहीं पे ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर या फिर कुछ नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर स्कैटर्ड तुमको दिखेंगे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम। ये जो राइबोसोम होते हैं, ये राइबोसोम जनरली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कितने मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन। क्योंकि इसके पहले तुमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, वो कितने मेम्ब्रेन बाउंड था? डबल मेम्ब्रेन। लेकिन राइबोसोम क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? मेरे हिसाब से पूरी कहानी तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे बनेगा।
क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम्स आर फाउंड इन ईच टाइप ऑफ द सेल, इनमें से कौन सा राइबोसोम हर तरह के सेल में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, 70 ईयर्स या फिर 80 ईयर्स, बोलो। 80 ईयर्स कहां पाया जाता है, यूकैरियोट में। 80 ईयर्स कहां पाया जाता है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पढ़ाया गया ना, तो यूकैरियोट में क्या पाया जाता है, 80 ईयर्स। 80 ईयर्स कहीं भी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, लेकिन जो 70 ईयर्स है ये प्रोकैरियोट में तो पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब कहां पे हैं, यूकैरियोटिक में ही तो हैं, बोलो। तो 70 ईयर्स यूकैरियोटिक में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो 70 ईयर्स जो राइबोसोम होता है वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में होता है, 80 ईयर्स कहां सिर्फ होता है, यूकैरियोट के अंदर होता है। क्लियर, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ो। हाँ, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। हो गया, चलो। तो अभी हमारे पास जो ऑर्गेनेल जितने भी पढ़ने को थे वो ऑर्गेनेल फिनिश हो चुके हैं। हमने सेल में ऑर्गेनेल वाला पोर्शन कवर कर लिया है। अभी इसके बाद जो हमको पोर्शन कवर करना है वो पोर्शन है सेल डिवीजन का। किसका पोर्शन है, सेल डिवीजन का। नेक्स्ट जो हमको कवर करना है पोर्शन वो है सेल डिवीजन का। हाँ, वो हमारे इस सेल चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, सेल डिवीजन। क्या इसका ना, हाँ, हाँ जी, नोट्स मिलेगा। अच्छा, इसके बाद है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो सेल डिवीजन है ये 2 टाइप का होता है। सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक सेल डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं, माइटोसिस। और एक सेल डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं, मियोसिस। ये 2 टाइप का सेल डिवीजन है। इसको बहुत डिटेल में तुमको 11th क्लास में जब जाओगे तो पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ उसका थोड़ा सा ग्लिम्स देना है, मैं बता देता हूँ, समझना। देखो, कोई भी सेल डिवीजन जब होता है, ध्यान से समझो, ये टाइप अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और समझ लो। कोई भी सेल डिवीजन जब होता है तो इस सेल डिवीजन में 2 चीज़ें होती हैं, 2 तरह का डिवीजन होता है, 2 पार्ट में सेल डिवाइड होता है। एक जो होता है वो होता है कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। ध्यान से समझना। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है। और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। यानी कि जब भी कभी सेल डिवीजन होगा तो पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। यानी कि उस सेल के अंदर सबसे पहले क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। उस सेल में सबसे पहले क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड। उसके बाद है साइटोकाइनेसिस। उसके बाद क्या है, साइटोकाइनेसिस। यानी कि साइटो का मतलब सेल और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उसके बाद किसका डिवीजन होगा, सेल का डिवीजन। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो 2 पार्ट में सेल डिवीजन पढ़ेंगे, एक कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। क्लियर है, सुनो ध्यान से।
यहाँ पे हमको जब सेल डिवीजन पढ़ना है तो सेल डिवीजन के पहले हमको सेल साइकिल पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? सेल साइकिल। सुनो ध्यान से, सेल साइकिल क्या होता है। जब एक सेल प्रोड्यूस होता है, एक सेल मान लो प्रोड्यूस हुआ, वो सेल फिर क्या करेगा? ग्रो करेगा। सेल क्या होगा? ग्रो करेगा, मैच्योर होगा। मैच्योरिटी पे फिर सेल क्या होगा? डिवाइड होगा। मैच्योरिटी पे सेल क्या होगा? डिवाइड होगा। और फिर से क्या होगा? नया सेल प्रोड्यूस होगा। फिर वो सेल क्या होगा? ग्रो होगा। और फिर क्या होगा? मैच्योर होगा। मैच्योर के बाद फिर क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ये जो कंप्लीट लाइफ साइकिल चल रहा है, डिवाइड होना, प्रोड्यूस होके डिवाइड होना, नया सेल प्रोड्यूस, नया सेल का ग्रो होना, मैच्योरिटी, मैच्योर सेल का डिवीजन होना, नया सेल ग्रो होना, मैच्योरिटी। तो ये जो कंप्लीट साइकिल है, इसी साइकिल को क्या कहते हैं? सेल साइकिल। इस साइकिल को क्या कहते हैं? सेल साइकिल। सुनो ध्यान से और चीजें, जो सेल साइकिल होता है, उस सेल साइकिल का लगभग 90% जो टाइम होता है, किसी भी सेल साइकिल का जब लगभग 90 to 95% जो टाइम होता है, उस 90 to 95% टाइम में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है। 90 to 95% टाइम में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। बात समझ में आ गई? और बाकी जो टाइम बचता है उसमें क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। जैसे एग्जांपल समझो, ह्यूमन का सेल डिवाइड होता है 24 आवर में। कितने टाइम में? 24 आवर। कितने टाइम में? बोलो, मतलब एक सेल को अगर डिवाइड होना है ह्यूमन के अंदर तो कितना टाइम लेगा? 24 घंटा, 24 आवर। उस 24 आवर में लगभग 23 घंटे तक, 23 आवर तक सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस चलता है? कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन। 23 घंटे में जब ये होता है तो लास्ट का जो स्टेप बचता है साइटोकाइनेसिस, वो क्या होता है? उसमें बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? बोलो, क्लियर है? तो ये जो स्टेप्स है, इन स्टेप्स के अंदर हमको ये सारी चीजें जो सेल डिवीजन है, माइटोसिस और मियोसिस के अंदर पढ़ना है। माइटोसिस क्या होगा, मियोसिस क्या होगा, ये हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे और फिर एक एक स्टेप से उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? पूरी बात समझ में आ गई? तो ये एक बार तुम लोग घर से पहले सारे के सारे ऑर्गेनेल्स को पढ़ के आना, कौन से ऑर्गेनेल का क्या काम होता है, कौन से ऑर्गेनेल का क्या रोल होता है। कल पहले हम लोग ऑर्गेनेल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग सेल डिवीजन को समझेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? माइटोसिस और मियोसिस का। चलो।